बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जी 8वां लेक्चर है और किसी का कोई पहले 7 लेक्चर्स में से क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और अगर नहीं है तो फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कर लेता हूँ कुछ, ताकि फिर हम लोग आगे मूव कर सकें। जी, चैट में लिख दें या माइक अपना अनम्यूट करके बोल दें, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। 2 मिनट 8:55 तक मैं वेट करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग अपना जो है ना काम शुरू करें। अच्छा जी, fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, similarly guru.com। जी, इसका मतलब है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो सबको समझ आ गई है या किसी को भी नहीं आई। अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, या आप लोग बताएंगे तो पता लगेगा। जी, सुहेल भाई ने अनम्यूट किया है। हेलो। अच्छा जी, चलें, वो बोल नहीं रहे। अच्छा, हम फाइवर अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? अच्छा जी, फाइवर अकाउंट में मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की थी, क्या उसमें आप लोगों को नहीं बताया गया डिस्क्रिप्शन के बारे में, या आप लोगों को लिखने में मसला हो रहा है? मुझे थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर करूं। उसमें वो अगर भाई हम गिग बनाए और उसका जो यानी हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या डिटेल्स लिखते हैं, अगर किसी का कॉपी करेंगे हम हाँ, तो वो तो कॉपीराइट का इशू आएगा इस पे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका यही सोल्यूशन है। लेकिन हर इंसान के अंदर ना अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ रखी है कि वो जब वो खुद से वो करता है ना, वो दूसरों से डिफरेंट ही होगी, सेम नहीं होगी। ये मुझे भी इस बात में बड़ा ताज्जुब रहता है कि ये कैसे हो जाता है, लेकिन होता है। आप जब खुद से लिखेंगे ना, तो आप खुद फील करेंगे कि उन बाकी में से किसी से भी मैच नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अभी स्टार्ट है तो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है। इसके लिए ये हल है कि आप कम से कम 5 से 6 लोगों के अकाउंट्स देखें, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, और उसके बाद जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करें। ठीक है, 2-3 दफ़ा आप लोग लिखेंगे, उसको फिर 2-3 दफ़ा खुद प्रूफ रीड करें, 1-2 दफ़ा किसी से पढ़वा लें, फिर वो आपको फीडबैक देगा, आप अपने आप को भी फीडबैक देंगे, फिर उसको दोबारा से लिखें। तो ये कह लें कि घंटा 1.5 घंटा लगेगा आपको लिखने में और समझने में। लेकिन यह है कि आप एक दफ़ा जो है वो इसमें से गुजर जाएंगे तो फिर आपका मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। जी, जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसमें हमें शो करवाना होता है, क्या क्या चीजें जो। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट वो चीज़ें होती हैं कि आपकी जो रेलेवेंट फील्ड है ना, उसके रेलेवेंट जो आपने कीवर्ड्स, कल हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में रिसर्च की थी, आप लोगों को तो अगर याद हो, फाइवर के ऊपर। तो जब हम लोग सिमिलरली डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे हम लोगों ने कीवर्ड्स यूज करने हैं ज्यादा से ज्यादा कि हमारी प्रोफाइल जो है वो सर्च में आए। मसलन हम लोग गिग्स को जिस तरह सर्च करते हैं, सिमिलरली कुछ क्लाइंट्स हैं वो आकर प्रोफाइल्स को भी विजिट करते हैं, उनको सर्च आउट करते हैं। तो जिस तरह गिग्स के लिए कीवर्ड्स को हम लोग सर्च करके, वो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था 80-20 पसीटो प्रिंसिपल, कि 80% रिसर्च करने के बाद 20% आपका काम बाकी रह जाता है, जो कि आपने वो प्रैक्टिकली करके दिखाना था। 80% जो होती है वो आपकी रिसर्च होती है। ठीक है, अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपने क्या करना है, जब आप सर्च करेंगे ना गिग्स, तो ऊपर जो टॉप पे आपके पास 4 से 6 गिग्स आ रही हैं,
आपने उन बंदों की प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है। उस प्रोफाइल पे जाकर आपने फिर उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, अपने आप को बीइंग अ क्लाइंट आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। वो पढ़ने के बाद आप लोग या तो उसको कॉपी करके किसी नोटपैड में लिख लें या कॉपी में लिख लें, जैसे आपको आसानी हो। उन सारों को 6 के 6 को लिखकर अब उसमें से आप देखें कि आपको कौन सा ज्यादा आसान लग रहा है। मसलन कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स उन्होंने यूज किए हुए होते हैं, तो वो एक आम या कॉमन बंदे के लिए समझना मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छे नहीं होते। आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। मुश्किल लफ्ज नहीं होने चाहिए कि वो बंदा डिस्क्रिप्शन पढ़ने की बजाय ना वो डिक्शनरी में उसके मीनिंग्स ढूंढना शुरू कर दे, ठीक है। ये ऐसे नहीं होना। तो आपने उनको उनका एनालिसिस करने के बाद अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करनी है, ठीक है। फिर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसको प्रूफ रीड करें खुद भी। काफ़ी सारे आपके प्रॉब्लम्स और जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो खुद ही जो है ना इवेल्युएट कर लेंगे और फिर इनको करेक्ट करें। उसके बाद एक दो बंदे से पढ़वा लें कि यार ये मैंने लिखा है आर्टिकल या पैराग्राफ, तो इसको एक दफ़ा प्रूफ रीड कर दें, क्या इसमें आपको कोई गलती तो नहीं नज़र आ रही है, इसमें आपको कोई कह लें कि गलत वर्ड या ग्रामर की कोई मिस्टेक या स्पेलिंग्स की। जी नबी नजीब क्वेश्चन। इसमें हमें पर्सनल लिखना होता है या हमारी टॉपिक के रिलेटेड लिखना होता है? जैसे मेरा नाम ये है, मैं ये पढ़ा हुआ हूँ, ये लिखना होता है या मेरी फील्ड अच्छा, ये इसमें है? इसमें जो है ना देखें, हम लोग एक प्रोफेशनल मार्केट प्लेस पर हैं। इस वक्त उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो है वो कितना बड़े हैं। हाँ, ये ज़रूर आपने लिखना है कि मेरी ये स्किल्स हैं। इसमें लिखना आपने ये है कि मेरी ये स्किल्स हैं, मैं इनको इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मैंने अचीव किया है इनके थ्रू। अचीवमेंट लिखते हैं, अच्छी बात है, ना भी लिखे तो कोई उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आपने लिखनी है कि मैं आपके लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मसलन कि कोई एक क्लाइंट पढ़ रहा है आपके बारे में, वो सर्च कर रहा था किसी बंदे ऐसे के बारे में जो उसकी मदद कर सके किसी प्रॉब्लम के हवाले से, ठीक है। तो आपने उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखी होगी कि मैं आपकी इस तरह के मसलों को, फॉर एग्जांपल कि आप कोई, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, कि आपको फेसबुक अकाउंट्स वगैरह हैंडल करने नहीं आते, उनकी स्पॉन्सर उनकी स्पॉन्सर कैंपेन्स जो है वो नहीं चला सकता अगर, फॉर एग्जांपल, तो आप उसको उसमें मदद कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर वही बात है, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो आपने नीचे मेंशन कर देंगे कि मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ, इसमें मदद कर सकता हूँ। अच्छा, अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं।
जी एजाज साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? जी जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मिनिमम 150 कैरेक्टर्स, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका कितने वर्ड्स मतलब होना चाहिए? इसका मतलब ये होता है कि आप इतने लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप जितनी भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो 150 लेटर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इसका ये अच्छा मतलब ठीक है। है, ठीक। जी ना जी। ओके। जी सर, मैंने सुना है ये फाइवर पे टेस्ट भी देना होता है, उसका क्या सीन है? या वो इस जरूरी है? तरह होता है, हाँ वो जरूरी जब जिसको आए उसको होता है। मुझे तो अभी तक नहीं आया, शायद मैंने गिग नहीं बनाई इसलिए। लेकिन कि क्यों वैल्यू होती है उसकी? वैल्यू है। अगर आप वो फेल कर देते हैं तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। 42 दिन बाद दोबारा टेस्ट देंगे, फिर आगे जाएंगे। पास करेंगे तो जाएंगे आगे। ये वो बड़े बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं कि आप, अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है तो आपको उससे बात करनी तो आनी चाहिए ना। आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए ना कि आप उससे बात कर सकें, अपनी बात बता सकें, उसकी समझ सकें। तो उसका बेसिक सा टेस्ट होता है। बाकी उसके, अगर आप समझते हैं कि आपकी इतनी इंग्लिश वीक है तो वो उधर से कॉपी करें, क्वेश्चन गूगल पे पेस्ट करें, आंसर्स बड़े हुए हैं, पास तो करें। लाजमी होता है वो अकाउंट क्रिएट जब भी होगा जाहिर सी बात है। जब हम। ला जी, वो किसी किसी को आता है। मेरा ख्याल आई थिंक डिपेंड करता है किस तरह का यूज़र है, उसके अकॉर्डिंगली आता है वो। मुझे तो अभी तक नहीं आया, आ भी जाएगा तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आप लोगों में से जितने लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है ना, उन लोगों के लिए एक ही हल है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वीडियोस देखें, और डेली जो है ना 1 या 2 पैराग्राफ इंग्लिश के पढ़ें। ठीक है। और चौथी चीज़ आपने ये करनी है कि ट्राई करें कि किसी फेसबुक पे ही किसी जो किसे कहते हैं ना, फॉरेनर बंदे से ना बातचीत करें। कोशिश करें इंग्लिश में ही करें। कोई बात नहीं, गलत होएगा, 1 दफ़ा होएगा, 2 दफ़ा होएगा, तीसरी दफ़ा सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं। जब तक आप डरते रहते हैं ना, आप लोग तरक्की नहीं करते, आगे नहीं जाते। आप लोग डरते रहेंगे, यार मेरी इंग्लिश मैं गलत लिख दूंगा, लोग जो है ना क्रिटिसाइज करेंगे। भाई करने लोगों का तो काम ही है, उन्होंने खुद तो कुछ करना नहीं। गलती उसी से होती है जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं है वो तो ठीक ही रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो कोशिश करें इंग्लिश मूवीज देखें या इंग्लिश वीडियो सुने और ऑडियो सुने, फिर उनको एज इट इज बोलने की कोशिश करें थोड़ा थोड़ा। तो उससे आपका एक्सेंट भी बेहतर हो जाएगा और इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी, और आपको लिखना भी आ जाएगा। आप 10 दिन लगातार इंग्लिश वीडियोस देख कर देखें, आप खुद ब खुद जो है ना आपके मुंह में इंग्लिश आना शुरू हो जाती है। आप रेगुलर जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, वो ट्राई करते हैं कि मैं इंग्लिश में ही बोलूँ, ऐसा होता है। तो ये सर इंग्लिश इतना जी जी। मेरा एक मशवरा है इसके बारे में कि मुफ्ती मेंग के बयानात आप सुने, माशाल्लाह दीनी हम्म फायदा भी होगा और उसका जो वो टाइटल भी आते हैं उसके साथ पढ़ना भी आएगा आपको और सारा हम्म। सब मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही, फायदा हो। बिल्कुल दुरुस्त। मुफ्ती फ- मेंग के हम्म। वो सर्च कर। फहद भाई बता रहे हैं कि मुफ्ती मनक साहब हैं, उनकी जो है स्पीचेस जो है वो इंग्लिश में हुआ करती हैं, और उनके सब टाइटल्स भी नीचे आ रहे होते हैं। तो अगर आप दीनी हवाले से कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उनको सर्च करके वो पढ़ें। ठीक है। और आपसे आपकी उससे इंग्लिश भी बेहतर होगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, दीनी इल्म भी आ जाएगा। तो अगर आप समझते हैं कि आप दीनी हवाले से बेहतर हैं, या आप अभी उस तरफ नहीं आना चाहते, तो बेशक आप किसी भी स्कॉलर की या किसी भी रिसर्चर की आप इंटरव्यूज सुन सकते हैं। डिबेट्स होती हैं डिफरेंट। अमेरिकन जब इलेक्शंस होते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी डिबेट्स होती हैं सदर की आपस में, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सुने। उनकी क्योंकि आप लोगों ने जिस इलाके के लोगों को ज़्यादा टारगेट करना है, कोशिश करें उन्हीं की तरह की चीज़ों को देखें, उन्हीं की तरह की चीज़ों को पढ़ें, और उन्हीं की चीज़ों की जो है ना वो प्रैक्टिस करें, ताकि आप भी उनके जैसे जो है ना, आपको जब जिस दिन आपको खुद फील आना शुरू हो जाएगी ना कि यार मैं उनकी तरह बोल रहा हूँ या उनकी तरह लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो आप उस दिन जो है ना इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। बस ये आपके दिल के अंदर, कि जिस दिन आपके दिल के अंदर से ये डर खत्म हो जाएगा ना, आप लोग खुद ब खुद इंग्लिश पढ़ना, लिखना, जानना सब कुछ शुरू कर देंगे।
अच्छा जी, आगे चलें जी। और किसी का कोई सवाल है तो नहीं तो फिर आगे चलते हैं। सर सर जी। मैंने जब गिग बनाया ना तो वहाँ पे उन्होंने मुझे टेस्ट लेने नहीं दिया, मतलब टेस्ट हाँ, नहीं आया मुझे। हाँ, लेकिन जब मैं प्रोफाइल पे गया तो वहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन मौजूद था, तो हम्म। मुझे भी टेस्ट देना चाहिए कि नहीं? दे लें तो बेहतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दे देंगे तो आप वेरीफाइड हो जाएंगे ज़रा फाइवर की तो तरफ सर से। अगर फेल हो पॉसिबल गया है, तो? उस फेल हो गया तो 42 दिन बाद दोबारा दे लेंगे। गिग मतलब पाइवर अकाउंट पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा, उससे क्या होना है। फेल होना कोई बुरी बात तो नहीं है। वो सर जो है ना शहजाद साहब के जो लेक्चर है उसमें उन्होंने बताया था कि 50% क्राइटेरिया होता है, मार्क्स जो है ना वो हाँ, अचीव करने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो 50% मतलब अगर 50 का पेपर है तो 25 में उसमें ना पास करने होते हैं आपने नंबर्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह इजी है। का क्राइटेरिया है। इतना मुश्किल नहीं होता, मैंने आपको बताया ना। अगर आपको बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, वहां से क्वेश्चन को कॉपी करें, एज इट इज गूगल पे पेस्ट करें, आपको उसका आंसर भी आ जाएगा। सिंपल। ये सर ठीक। सही है ना। और ठीक कुछ? है बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था एक। हेलो। पूछे पूछे। हाँ सर, वो ना मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम वेंडर से मतलब डील करते हैं तो हमें मतलब उससे अभी तो मेरे क्लाइंट नहीं हुई, वेंडर शीट से मतलब उनसे ही बात कर रहे हैं। हम्म। तो वो हम उनसे मतलब कितने दिन तक मतलब वो हम वेट कर सकते हैं, या ये मतलब जब क्लाइंट आएगा तभी उससे हाँ, दोबारा हम कांटेक्ट करेंगे? मैं बता दूंगा आपको। ये वो देखा ना, अब आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना जब, तो इससे मुझे अंदाजा होता है कि कुछ ना कुछ आप लोग कर रहे हैं। जब ब्लैंक होते हैं, मैं लेक्चर से पहले भी पूछता हूँ, एंड पे भी पूछता हूँ, तो आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते, इसका मतलब है आप काम नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो आपको मसले तो आएंगे, तो जब तक पूछेंगे नहीं हल तो नहीं होंगे वो। ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने अ, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग करते हैं ना, उतनी ज्यादा आपके लिए आसानी होती है, आपकी लर्निंग होती है। अब ये जो क्वेश्चन अभी सुहेल भाई ने किया है कि हम लोग जब डील डन कर लेते हैं तो कितनी देर के लिए वेंडर्स हमारा वेट करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी पूछा, एफबी मैसेंजर पे भी पूछा, कमेंट्स में भी काफी सारे लोगों ने ग्रुप्स में ये पूछा हुआ है। तो एक और चीज मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि प्लीज कमेंट्स जो है ना उनको फॉलो करें, उनको एक्सप्लोर किया करें, खूब उस पर मेहनत किया करें। उनके अंदर बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। कहीं मैंने दिए हुए हैं, किसी और सीनियर्स ने दिए हुए हैं, कहीं सर ने खुद भी दिए हुए हैं। तो कोशिश किया करें। मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सर जो भी पोस्ट सर करते हैं ना, अगर आप जाकर आज भी देखें तो उसके हर कमेंट के ऊपर मैंने अपना लाइक किया हुआ होता है, सिर्फ ये रिस्पॉन्स देने के लिए कि यस मैंने ये चीज़ देख ली है। वो मुझे याद रहता है। जब मैं दोबारा वो पोस्ट मेरी नज़र से गुजरती है तो कुछ नए कमेंट्स उसमें ऐड हुए होते हैं, तो उन पे मेरे लाइक्स नहीं होते, तो मैं उनको दोबारा पढ़ता हूँ, फिर उनके ऊपर भी लाइक्स दे देता हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि अच्छा ये मैंने ये इन्फॉर्मेशन भी पढ़ ली है, इसका मुझे अंदाजा। अच्छा उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना कोई के जो मैं समझता हूँ कि यार ये मुझे भी आ सकता है या मुझे स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ उसको लिख लेता हूँ। ये मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि देखिए मैं भी नोट्स बनाता हूँ, आप लोग भी हर चीज़ के जो है ना नोट्स बनाए। जितने ज़्यादा अपने आप को आप फैसिलिटेट करेंगे आपको उतनी आसानी होगी। अब आते हैं सुहेल भाई के क्वेश्चन की तरफ कि कितनी देर तक वेंडर्स जो है वो हमारा इंतज़ार करते हैं। अच्छा होता है इस तरह है कि ये जितने लोगों से रब्ता करते हैं ना, ये 90% जो होते हैं वो 100% जो है ना एक्टिव काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका यही सोर्स ऑफ इनकम होता है। मोस्टली लोगों का यही सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो वो मोस्टली एक्टिव ही रहते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ ये होती है कि जब आप उनसे डील करते हैं, ये डील काइंड ऑफ लाइफ टाइम होती है। काइंड ऑफ क्यों कह रहा हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने डील डन कर ली, 3 महीने बाद आपको क्लाइंट मिला। ठीक है। तो 3 महीने तक जो है वो क्लाइंट आपका इंतजार, सॉरी आपको क्लाइंट नहीं मिला ना, तो इसमें वेंडर का तो कोई कसूर नहीं। वेंडर ने प्राइसेस हाई कर दी आफ्टर 3 मंथ्स। अब आप उसको आर्टिकल सेंड कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं पब्लिश करता,
मुझे ज़्यादा प्राइस दो। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, उसको सेंड करते हैं कि भाई हमारी ये बात हुई थी, काइंडली ये देखें, आज के लिए आप हमारा आर्टिकल पब्लिश कर दें, नेक्स्ट टाइम के लिए जो आप प्राइस कह रहे हैं हम लोग उस पर बात कर लेंगे। ये बात समझ में आई है? सही है। समझ लगी ना? तो इस जी तरह जी। से चाहे आपको 6 महीने लग जाए, 7 महीने लग जाए, वेंडर में वेंडर ही रहना है। आपकी डील डन हो गई एक दफ़ा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा आपके पास वैरायटी होएगी उतना आपके लिए आसानी होगी। कैटेगराइज करें चीज़ों को, कहते हैं ना कि मुनज़्ज़म करें। हेल्थ की साइट्स को एक अलग शीट बनाएं। ये मैं आपको आगे आने वाले जो आप लोगों के टारगेट्स हैं वो बता रहा हूँ। हेल्थ की अलग से शीट बनाएं, उस शीट के अंदर पार्टीशंस करें, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इस तरह करके, ऑरेंज। उसको कैसे करनी है कि एक आप सॉर्ट कर लें हाई डीए के अकॉर्डिंगली, मतलब सबसे ऊपर जिसका हाई डी है ऊपर रखें, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, मतलब 90, 70, 80 ऐसे आ रहा है। एक इस तरह सॉर्ट कर लें। अगले वाले में आपने ऐसे सॉर्ट करना है कि उसको प्राइस वाइज सॉर्ट करें। मसलन सबसे कम प्राइस, उससे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है? इसी तरह अगले पोर्शन में आपने उसको सॉर्ट करना है किस तरह, उसके फिर हर एक के अलग अलग ट्रैफिक के हिसाब से, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किसकी है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये हेल्थ की आपकी शीट एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से बन जाएगी। ठीक है? अब आप पे ऊपर है कि आपके पास हेल्थ की 100 वेबसाइट्स हैं, उनके साथ डील हुई हुई है, 1000 हैं। जितनी ज़्यादा, मैंने पहले बता दिया, जितनी ज़्यादा होंगी उतनी आपके लिए आसानी होगी। ठीक है? उतना क्लाइंट आपके पास रहेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी होता है कि जब आप नए नए क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज देते हैं तो वो क्या करता है कि वो आपको परमानेंट हायर कर लेता है। ये अपवर्क पे, guru.com पे, ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं यहाँ पर। मसलन कि एक बंद मैं गया हूँ वहाँ पर, मैंने वहाँ पर एक अपनी पोस्ट ऑफर की है और आपने उस पर बिडिंग की और आपको मैंने हायर कर लिया। मैंने हायर किया था 1 हफ्ते के लिए, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते के लिए मैंने आपको एज अ कंटेंट राइटर हायर किया। लेकिन मैंने आपकी सर्विस को फील किया, आपकी प्राइसेस को चेक किया, मुझे बड़ी अच्छी लगी। ठीक है? आपकी क्वालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने क्या किया, आपको मैंने 1 हफ्ते के लिए मजीद हायर कर लिया, या आप ये कह सकते हैं कि उसको मैंने महीने पर एक्सटेंड कर दिया। तो ये आप लोगों की स्ट्रेटजीज, आप लोगों की सॉफ्ट स्किल्स, आप लोगों की कम्युनिकेशन, ये चीज़ मैटर करती है कि किस तरह से आप एक वन टाइम क्लाइंट को लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स में या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? ये आगे आगे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मजीद आगे हैं। अच्छा, ये कोर्स आमतौर पे जो होता है 10 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होता है। तो चूंकि ये मेरा पहला पेड बैच है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा मजीद एक्सटेंड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए कि जिसके बारे में हम लोग की डिस्कशन ना हो। क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, वो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद मेरा कोई फ्री बैच आप लोगों को नहीं मिलेगा। वो यही है जो हो गया ऑलरेडी। उसके बाद जितने भी बैचेज होंगे वो पेड होंगे। और जो बंदा आकर मुझे कहेगा कि आपके अंदर गुरूर है, आपके अंदर एहसास नहीं है, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो अफोर्डेबिलिटी है वो मैंने पहले दी है, और जो लोग पे करना चाहते हैं वो बाद में आ रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखें। इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ कि ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि आपने पेड कोर्स में कोई एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है, फ्री में नहीं बताई। पेड कोर्स का यही फ़ायदा एक होता है कि आपको परमानेंट या 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जब तक आपको अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, आपको लाइफ टाइम कह लें सपोर्ट होती है मेरी तरफ से। और मेरा आमतौर पे मैं जिस बंदे से ताल्लुक बनाता हूँ, स्टूडेंट्स तो वैसे ही बड़े कहते हैं ना कि वो अनमोल होते हैं आप एक टीचर के लिए, क्योंकि उन्होंने वो आपका एक फेस होते हैं दुनिया के सामने कि ये चीज़ में, ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है? आप लोग जो है वो मेरी प्रोडक्ट है। कोई बंदा आपसे बात करता है, आपसे नॉलेज लेता है, तो वो उसको जैसे जैसे आप बताएं ना बताएं, अल्लाह ताला उसके दिल में डाल दे कि आपने कहाँ से सीखा या सिखाया, तो वो अल्टीमेटली मुझ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो वो सिर्फ इसीलिए कि आप लोग जो है मेरी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आप लोगों को मार्केट में दे रहा हूँ। ठीक है? तो जितना अच्छा मैं आप लोगों को ग्रूम कर दूंगा, जितना अच्छा आप लोगों की एक कह लें कि ग्रूमिंग होगी, वो मेरा फायदा है।
ठीक है। तो बात कर रहा था पेड कोर्स की कि वो आपको यही फायदे होते हैं चंद एक। तो ताल्लुक की बात कर रहा था कि मैं कभी मेरा ये कह लें कि मिजाज है कि जो जाना चाहता है मैं उसको रोकता नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद उसको छोड़ कर नहीं जाता। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी मुझे मौका नहीं आया कि मुझे किसी बंदे को जो है ना कह लें कि उससे लड़कर उसको छोड़ना पड़ा। अलबत्ता मैं एक चीज़ को हमेशा ज़हन में रखता हूँ कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि एक मोमिन जो है वो एक ही सांप से बार बार हरगिज़ नहीं डंसता। तो कोशिश किया करें कि अगर आपको एक बंदे ने धोखा दिया तो दोबारा उसको काम देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। उससे सॉरी कर लें कि भाई मैंने तुम्हें माफ़ किया, जो आपने करना था कर लिया, लेकिन आइंदा से मेरी तरफ से सॉरी, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। ये एक ज़िंदगी का अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपने डिसीजंस लें, फिर उन पर काम करें। ये ना करें जिसने जो कहा कर लिया, ठीक है यार चलो मैं आपकी मान के ना इस पर दोबारा भरोसा नहीं, ऐसे नहीं करना। एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। और इसका प्रैक्टिकली मैंने जो है ना वो करके मेरे सामने 2-4 वाक़यात हुए हैं, तो ये मुझे अंदाज़ा हो गया। तो हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार मैंने इसके साथ बड़ा प्यार किया है, बड़ी मैंने इसके साथ मोहब्बत की है, बड़ा मैंने इसको फैसिलिटेट किया है, तो ये तो मेरा जो है ना गुलाम ही बन के रहेगा। नहीं, ये जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं यही आपको तबाह और बर्बाद करती है। तो ये नहीं होनी चाहिए। नजीब भाई आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कर लें। नहीं सर, नहीं है। ओके, आपका हाथ खड़ा हुआ था इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, आज के लिए सर ये मैं है। जी जी। सर मैं रेस वाले के हम विंडो साइड को एक ही साथ जब है ना मतलब वो 10 या 20 साइड से उनको एक ही साथ में मेल कर सकते हैं। देखिए ये मैंने वो जब हम लोग ने ईमेल करना सीखी थी उसमें भी ये बताया था कि जब आप इकट्ठी ईमेलें करेंगे ना सबको, तो वो एक जिसे कहते हैं ना वो सेम ईमेल सबको जाएगी ना, उसके अंदर उसके ब्लॉग का लिंक होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसका नाम हमें पता है ना उसको उसके अंदर नाम होगा, तो आपका जो इंप्रेशन या इम्पैक्ट है कितनी देर लगती है यार कॉपी पेस्ट करने में, सिर्फ एक लिंक चेंज करना होता है, बाकी तो सेम ही रहता है। भेजनी आपने आपने अपनी एक ईमेल लिख लेनी है, पहले टेम्पलेट को एक दफ़ा एडिट कर लेना है, फिर जब जिसको ईमेल करनी है उसका ईमेल लिखना है और उसके ब्लॉग का लिंक पेस्ट करना है, बस बाकी ईमेल तो सेम ही रहेगी। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम लोग सेम टेम्पलेट यूज़ करें तो उसके लिए यस आपने वही करना है। अब 1000 वेबसाइट को हम 1000 अलग अलग ईमेल्स तो नहीं लिख सकते। वो आपकी बात, अगर अगर आपने ये पूछा है कि सेम ईमेल कंटेंट के हवाले से कह रहे हो तो फिर तो हम सेम ही करते हैं, क्योंकि 1000 या 200-300 ईमेल्स के टेम्पलेट्स तो हम लोग लिखने से रहे, तो वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन उसमें जो लिंक पेस्ट करना है, उसका नाम लिखना है, अगर कोई और उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो वो लिखनी है, या उसके ब्लॉग से आपने कोई 2-4 आर्टिकल पढ़े हैं उसके टॉपिक्स आप अगर उसमें मेंशन करना चाहते हैं तो वो करने हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने जो है वो मेंशन करनी है, तो इससे वो डिफरेंट हो जाता है। जो ईमेल आप लिखते हैं वो डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आप सारे ईमेल्स एक में लिख देंगे तो वो तो एक ही को जाएगा, मतलब सेम ही जाएगा, एक ही चीज़ जाएगी सबको। तो वो नहीं करना, सारों को अलग अलग ईमेल करें। मैक्सिमम कितना टाइम लगता है ईमेल करने में? टेम्पलेट आपके पास पड़ा हुआ एडिट हुआ हुआ, बस कॉपी करना है पेस्ट करना है। मेरा नहीं ख्याल 1 मिनट से ज़्यादा भी लगता है एक ईमेल। ठीक है। जी सर, मैं वही करता हूँ। मैं जितने भी आपने टेम्पलेट भेजे थे ना, मैंने उसको एक एडिट कर लिया, बस हर एक को मैं उसकी वेबसाइट लिंक दे वो सही है। करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और सही है। मुझे सवाल ये था कि जो फॉर्म वगैरह होती है, पास किसी ने फॉर्म, तो उनको तो लिंक देने की जरूरत नहीं है ना, कि वो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर ही सेंड हो रहा है वो। हाँ तो ये भी उनको सही मैं है। लिंक सही है। उनको सही है। मैंने लिंक नहीं सेंड करता मैं। अच्छा नजीब, सही है ना आपका ये? एक क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे, मैं सारों को क्लियर कर दूं कि जी ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं। फॉर्म में जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो आपने उसी तरह फिल आउट करनी है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आप हमें कोई टॉपिक्स के आइडियाज़ दें, तो उसका मैंने नजीब आपको पहले भी बताया, कल आप काफ़ी इस पर टाइम लगाया आपने कि आप उससे रेलेवेंट, मसलन हेल्थ की कैटेगरी का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि जी हमें कोई टॉपिक्स बताएं कि किस पर आप हमें कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, हेल्थ के बारे में कोई ब्लॉग देखना है, सर्च करना है,
उस पर जाकर आपने देखना है कि आजकल वो किन टॉपिक्स पे ऊपर ना आर्टिकल लिख रहे हैं। वो 2-4 टॉपिक्स आपने कॉपी करने हैं वहां से और उसके आइडियाज के फील्ड के अंदर पेस्ट कर देने, तो ये आपके आइडियाज उस तक पहुंच गए। तीसरी चीज बच्चे पूछते हैं कि वो पूछते हैं कि आपने कोई पहले ब्लॉग लिखा हुआ है तो उसका लिंक दें, या आपने पहले कोई लिंक अगर लगवाया हुआ तो उसका लिंक दें। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर भी कर दूंगा, आप वो लगा सकते हैं सारी जगहों पे, या फिर आप अपनी जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसका लिंक ले लें। या अगर आप थोड़ा और इसको अच्छा करना चाहते हैं तो कोई सर का काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उनमें से किसी आर्टिकल का लिंक ले लें, या मेरी वेबसाइट पे अभी कल परसों जो है ना मैं आर्टिकल्स लगाना शुरू कर दूंगा टेक के और हेल्थ के। वो आर्टिकल्स आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं, वो वहां पर पेस्ट कर दें, उसका लिंक पेस्ट कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगली चीज आती है, एक और चीज वो पूछते हैं कि आप हमें जो है वो मेरे ज़हन से निकल गई है वो चीज, एक वेबसाइट होती है, टॉपिक्स होते हैं, हाँ एक और चीज होती है, वो कहते हैं आप हमें कंटेंट दें, आर्टिकल सेंड करें, वो ये भी पूछते हैं। तो उसमें आप लोगों ने ये लिखना है कि हमारे जो राइटर्स हैं, राइटिंग टीम है, वो आर्टिकल लिख रही है, जैसे ही वो लिख लेगी हम इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करेंगे। ठीक है। तो ये जब आप लिख देंगे उसके बाद उसको कहाँ याद रहना है, कितने लोगों ने उसको ईमेल की है कि हमने उसको कंटेंट सेंड करना है, तो आपने तभी उससे रब्ता करना है जब क्लाइंट आपके पास आएगा, उसका कंटेंट आपके पास आएगा और आप जो है उसके साथ वो शेयर करेंगे। ठीक हो गया जी नजीब? जी सर, आपने जैसा बोला था उसको टॉपिक सेंड करनी है, तो मैंने की उसको 3 टॉपिक सेंड। फिर वो आगे से कह रहा है कि मुझे और सेंड करे, तो पता नहीं उसको समझ नहीं आया वो या वो ना आपसे वो आपसे जो है ना काम करवाना चाह रहा है इसमें फ्री में। ऐसे लोग भी होते हैं मार्केट में, वो सिर्फ चाह रहा है कि बस आपको मैं उसको काम और लगाई। सेंड कर दूं, जी जी। और उसको और सेंड कर दूं मैं? नहीं जरूरत नहीं है, उन्हें लिखने आई विल सेंड यू सून आफ्टर रिसर्च, बस। ठीक है। क्योंकि इस तरह आप एक एक को लगे रहेंगे तो आप तो इसे काम लगे रहेंगे, आगे कैसे जाएंगे? ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब आप लोगों के फाइवर अकाउंट्स बन जाने चाहिए अब तक, और गिग्स बनानी शुरू कर दें। कल सारी गिग्स के बारे में मैंने डिटेल में बात की हुई है, अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आती तो अपने क्वेश्चन जो हैं वो लिख कर रखें, लेक्चर में पूछें, ताकि हम लोग सारों को उसका जो है ना फ़ायदा हो। अगर किसी और को भी उसका मसला आ रहा है तो उसका भी जो है ना वो मसला हल हो जाए, या ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर दें, वहाँ पे मैं उसका आंसर कर दूंगा। जी जी सर, आपने जैसा बोला कि 7 गीग हम बना सकते हैं, तो जी। हमने 7 गीग पूरी कंप्लीट कर ली। फिर हम जीबीओबी के अलावा कोई और फील्ड में भी जाना चाह रहे हैं, तो फिर हम जब कैसे करेंगे? 7 फील्ड तो हमने एक कंप्लीट कर ली ना, हाँ, तो हम ये बड़ा क्या मज़ेदार करेंगे? क्वेश्चन है, और इसका एक मज़ेदार किस्म का मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आंसर देता हूँ। टाइम सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से फिनिश करना है हमने। आप जब कभी भाई मार्केट में जाते हैं चीज़ खरीदने, तो क्या आप उस शॉप पे जाना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, कि जो सिर्फ और सिर्फ जूते की दुकान है तो उसके पास अच्छे जूते मिलेंगे, या आप उस जगह पे जाते हैं जो जूते भी खरीद दे रहा है, कपड़े भी दे रहा है, और कोई 10-15 चीज़ें और भी दे रहा है? किस पे जाते हैं नजीब भाई, जल्दी जल्दी? जो एक ही पर्टिकुलर जो चीज दे रहा है। इधर भी फाइवर पे भी क्लाइंट जब आते हैं ना तो वो ये चीज़ देखते हैं, अगर वो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है ना तो देखेगा 2 चीज़ें, गिग्स और चीज़ के बारे में, 2 किसी और चीज़ के बारे में, 2 किसी और चीज़ के बारे में, और आखिरी एक जो है ना 7वीं गिग वो किसी और चीज़ के बारे में। तो उसके अंदर भी वही फीलिंग्स आती हैं जो आपकी उस दुकानदार के बारे में आती हैं, या इसके इसका मतलब इसकी एक्सपर्टी तो किसी में भी नहीं है, ये बस थोड़ा थोड़ा सारे ही काम कर रहा है, समझिए? तो एक चीज़ को पकड़े, उसके अंदर मास्टर बन जाए, ताकि उसमें आपको कोई बंदा बीट ना कर सके, समझ रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी किसी का है? 1 मिनट 15 सेकंड रह गए, जल्दी से पूछ लें। अच्छा सर, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कि कोई डिलीट हो जाए हाँ, तो वो कैसे, मतलब उसको वो दोबारा क्या एक बनानी पड़ेगी या गिग डिलीट हो जाए या अकाउंट गिग? गिग डिलीट हो जाए तो दोबारा बना ले, कोई मसला नहीं। तो वो उसका मतलब बैकअप नहीं हो सकता, या क्या वो दोबारा नहीं आ सकता? वापस तो नहीं आ सकती, रिसाइकल बिन में पता नहीं
पढ़ी हो तो पढ़ी हो। तो दोबारा बना ले, सही। नहीं अच्छे तरीके से बनाओ, कोई इशू नहीं है। सही। अच्छा, ये लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है, तो आज मैंने वैसे आप लोगों को अपवर्क और उसके बारे में बताना था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने क्वेश्चंस किए, आप लोगों के मसले हल हो गए हैं, तो आप लोग अब फर्दर मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मेहनत करें, करते रहें, लगे रहें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। दुआ में याद रखें मुझे भी, और अल्लाह हाफिज़। बाकी अल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल अल्लाह दोबारा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह